पे आने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम लाइव प्रॉपर नहीं कर पाए। उसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं। आप सभी का सहयोग मिला और आपने सराहाया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि ज्योतिष बहुत गहरा और गूढ़ ज्ञान बताया गया है। फिर भी जितना परमपिता परमेश्वर ने जो 2 बूंद मुझे प्रदान की है, उसके अनुरूप मैं बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आप सब मेरे से ज़्यादा इस चीज़ के जानकार हूँ, लेकिन जितना मुझे जानकारी उतना मैं आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। गलतियों व्यक्ति से ही होती हैं और कुछ टेक्निकल इश्यू थे, इसलिए मैं लाइव पे नहीं आ सका। उसके लिए मैं सभी से खेद प्रकट करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में जब भी हमारे पास जन्म पत्री आती है तो उसको हम देखें कैसे समझें। तो मैं सबसे पहले आपका ध्यान इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबी करते हुए ध्यान केंद्रित करता हूँ। ज्योतिष में जब भी हमारे पास पत्रिका आती है तो 12 भाव होते हैं। इन भावों में और ये ज्योतिष का जो आधार है वो कैसे बनता है? नक्षत्र, भाव, ग्रह और राशियां। भाव हमेशा स्थिर होते हैं, राशियां स्थिर होती हैं, ग्रह हमेशा चलायमान होते हैं। एक भाव के अंदर यदि हम इसकी बहुत बारीकी में घुसे, मैं पहले ही बता चुका हूं और ऐसा पुस्तकों में भी लिखा गया है, जो ज्योतिष के बहुत गूढ़ ज्ञाता हैं, उन्होंने खुद ने ही बोला है कि ज्योतिष को पूरा सीखने के लिए 4 जन्म चाहिए, तब भी हम ये कहेंगे कि कुछ सीखा है। बहुत कुछ नहीं सीखा, लेकिन जितना मुझे जानकारी है कि इन 12 भावों में जो कोई सा भी एक भाव आप ले लो, उस एक भाव के अंदर 144 चीजें छुपी हुई रहती हैं। और जो ग्रह होते हैं उनको देखने का जो एक फैक्टर होता है वो कम से कम 18 फैक्टर से ग्रह को देखा जाए, उसके बाद उसका फलादेश बोलना चाहिए। कहा गया ये भी है कि कभी भी लगन पत्रिका के जो ग्रह होते हैं उनके अलावा हमें नवमांश पत्रिका के ग्रह पर भी एक बार नजर जरूर मार लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमको फलादेश बोलना चाहिए। ये एक ज्योतिष का नियम है और एक ज्योतिष जो व्यक्ति करता है उसके लिए बहुत जरूरी भी है कि लगन पत्रिका को देखने के बाद हमें नवमांश पत्रिका पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी फलादेश देना चाहिए, उससे पहले नहीं। हम ये देखते हैं कि 12 जो भाव होते हैं उसमें जो पहला भाव होता है जिसको हम लगन बोलते हैं। ये लगन होता क्या है? पूर्वी क्षितिज पर उदित राशि, जब भी महिला के प्रसव पीड़ा होती है तो उस समय विशेष में, उस स्थान विशेष में पूर्वी क्षितिज पर जो उदित राशि होती है उसको हम उस समय विशेष में और स्थान विशेष में जो पूर्वी क्षितिज पर उदित जो राशि होती है उसको हम लगन मानते हैं, उस राशि को। अब ये लगन का जो स्वामी होता है वो उसे हम लग्नेश कहते हैं। प्रत्येक भाव में राशियां होती हैं। इन राशियों के जो स्वामी होते हैं, और उनको हम जैसे लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश, इस प्रकार से हम बोलते हैं। अब यह लगन को सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। जो लगन जो होता है वो पाराशर जी ने बोला है कि 1, 5, 9 इन भावों को त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण हमेशा शुभ ही परिणाम देते हैं। पत्रिका में ये जो भाव होते हैं, मैं यहां भाव की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। पहला भाव जिसको हम लगन बोलते हैं, पंचम भाव और नवम भाव, 1, 5, 9 जो भाव होते हैं उनको त्रिकोण कहते हैं और वो हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। अब मैं यहाँ इसी चीज को थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूं कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश
ये तीनों ही आपस में मित्र होते हैं। इनकी दशा अंतरदशा का फल शुभ हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा यदि हम और आगे चलें, 1, 4, 7, 10, ये मैं भाव की बात कर रहा हूं, राशि की बात नहीं कर रहा। 1, 4, 7, 10 ये भाव केंद्र होते हैं। अब ये लग्नेश, आप ये लगन को जो आप देखेंगे तो यहां हम देखेंगे कि लगन त्रिकोण में भी है और केंद्र में भी है। तो इसकी इंपोर्टेंसी इस लगन पत्रिका में सबसे ज्यादा हो गई। इसलिए ये इसका जो सबसे ज्यादा मेन जो चीज रहेगा, अब इसके कार तत्व क्या क्या है? भाव के कार तत्व होते हैं और ग्रह के कार तत्व होते हैं, राशि के भी कार तत्व होते हैं, उनका स्वभाव भी होता है। उन सब चीजों को एक ज्योतिष को अपने मन मस्तिष्क दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, कभी भी उनके बिना फल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं कि पत्रिका को देखें कैसे, तो मैं यहां एक बात बोलता हूं कि यहां ये त्रिकोण में भी है और केंद्र का भी स्वामी है, इसलिए और दोनों ही शुभ बोले गए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसके पास इसकी इंपॉर्टेंसी ज्यादा है। अब ये रिजल्ट कैसे करेगा? अब ये रिजल्ट कैसे करेगा? अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने यहां पे जो राशियां लिखी हैं वो भावों को समझाने के लिए लिखी है, लेकिन एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। यहां 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर के जो राशि होती है वो मेष राशि होती है, और मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। अब देखने वाली बात है कि मंगल, यहां पर मंगल की 2 राशियां होती हैं। पहली राशि 1 नंबर और 8वीं राशि वृश्चिक राशि। अब मंगल की 2 राशियां हैं, 1 और 8। अब इन दोनों में हम कैसे समझें कि इसका शुभ परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि अष्टम भाव को ज्योतिष में गहरा गड्ढा भी कहा गया है, इसको गूढ़ ज्ञान कहा गया है, गहरा गड्ढा कहा गया है, लंबी बीमारी कहा गया है। हमारे ऐसे कर्म जो कि हम जानते हैं लेकिन वो गलत हैं और फिर भी हम करते हैं, उन चीजों को भी हम यहीं से देखते हैं। ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि जब भी अष्टम भाव के अंदर कोई भी ग्रह जाता है तो वो अपने कार तत्वों की हानि करता ही है, ऐसा भी कहा गया है ज्योतिष के अंदर। और ऐसा भी लिखा है कि चंद्रमा को और सूर्य को अष्टम होने का दोष नहीं लगता, लेकिन जो देखा गया है वो ये है कि अष्टम भाव के अंदर जो भी ग्रह जाएगा वो उसके कार तत्वों की हानि करेगा ही करेगा। अब मैं यहां ये कहूंगा कि भाई यहां इसको शुभ नहीं माना गया, इसको हम न्यूट्रल भी मानते हैं। अब ये यहां पर केंद्र का भी मालिक है, केंद्र का मालिक होके यहां आ गया। अब इसको हम फल कैसे कहें? क्योंकि एक तरफ तो शुभ है और एक तरफ ये अच्छा नहीं माना गया। अष्टम को क्यों नहीं माना गया उसके पीछे का भी एक लॉजिक बताता हूं, वो उसको अब थोड़ा सा अपन इसको एक कदम आगे चलेंगे फिर मैं आपको समझाता हूं। अब यहां 1, 5 और 9 और 1, 4, 7, 10। अब बात आ जाती है दूसरे भाव पर। मैं भाव की बात कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना। दूसरे भाव पर, दूसरे भाव में 2 का अंक लिखा हुआ है। अब यहां मैं कहूंगा दूसरे भाव का जो मालिक है वो शुक्र है। शुक्र की भी ज्योतिष के अंदर 2 राशियां हैं, एक तो वृषभ राशि और एक तुला राशि। और दूसरे भाव को और सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। इसको भी मैं नोट कर देता हूं कि दूसरे भाव को और सप्तम भाव को मारक कहा गया है। तो मैं यहां भी एक बात क्लियर कर देता हूं, क्या मारक भाव हमेशा मारक का कार्य करता है? बहुत ज्योतिष की थोड़ी सी समस्या, एक समस्या तो मैंने अभी की यहाँ पे छोड़ी है, अभी उस पर मैं क्लियर करूंगा। दूसरी समस्या आती है कि दूसरे भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक।
जो भी होगा, मैंने बोला कि वृषभ और तुला, इनका जो मालिक होता है वो शुक्र होता है। और शुक्र मेष लगन की यदि हम इसको पत्रिका को समझे तो यहां पर शुक्र को मारक कहा गया है। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही मारक का काम करे। सोचे नहीं, चिंता ना करे बिल्कुल भी। मैं अभी इस पर एक एक चीज मैंने निशान लगा लिए हैं आपकी बातों पर, तो मैं यहां पर भी एक निशान लगा देता हूं, जहां पर मैंने थोड़ा सा इसको अष्टम को भी बोला है और एक इसको बोला है। इसके दोनों के चैप्टर क्लियर कर देता हूं आपके सामने थोड़ी देर में। अब बात आती है दूसरे भाव के। मैंने बोला 1 5 9 त्रिकोण, 1 4 7 10 केंद्र और 2 और 7 मारक। अब बात आती है तीसरे भाव की। तीसरे भाव को जब हम उठा के देखते हैं तो एक इनको बोलते हैं त्रिसड़ाय भाव। त्रिसड़ाय बोलने का आप बात को पकड़ना, हमारे महर्षियों ने बहुत अच्छा तरीका बताया। ज्योतिष को कोई याद करने का या रटने की चीज नहीं है, ज्योतिष को आप समझने का प्रयास करें, मेरा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है। त्रिसड़ाय, त्रि यानी 3, सड़ यानी 6, त्रिसड़ाय 3 6 और 11, ये त्रिसड़ाय 3 6 11, ये हो गए त्रिसड़ाय। त्रिसड़ाय भाव तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिसड़ाय भाव कहते हैं। ये हमेशा पापी होते हैं। तीन 6 11 के स्वामी हमेशा पापी होते हैं। अगली बात करेंगे अपन चतुर्थेश, चौथे भाव की हम बात करते हैं। चौथे भाव, इसको सुख भाव कहते हैं और ये जन्म पत्री में न्यूट्रल भाव कहा गया है इसको, और केंद्र भी कहा गया है। इसका जो भी मालिक है वो जैसा संबंध बनाएगा उसी के अनुरूप फल देगा। उसके में मैं थोड़ा सा आगे आपको क्लियर और कर दूंगा। पंचमेश, ये शुभ कहा ही है। अब बात आती है छठे भाव की। एक तो एक त्रिसड़ाय भाव का मालिक हो गया, एक होता है त्रिक भाव। त्रिक भाव, त्रिक भाव में कौन कौन से आते हैं? 6 8 और 12। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैंने ये वाली यहाँ पे क्यों छोड़ा है। इसमें देखो ये अष्टम भाव आ रहा है। त्रिसड़ाय भाव के मालिक भी, इनको अपन अशुभ ही मानेंगे। 3 6 12 जो भाव हैं वो पत्रिका के ऐसे भाव हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, वहां निश्चित रूप से जिस भाव के अंदर जाएंगे उस भाव के कारतत्वों की हानि करेंगे। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके भी भाव को शुभ परिणाम देने से ये मना करेंगे और उसके अशुभ ही परिणाम दिलवाने की कोशिश करते हैं। अब वो देखना ये होता है कि ये बली है, वो बली है। मैंने कहा ना 18 फैक्टर होते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज समझाना चाह रहा हूं। यहां पर आप देखें, एक चीज और रह गई, वो रह गई है उपचय भाव। इनमें आता है 3 6 10 और 11। इनको हम उपचय भाव कहते हैं। अब आप केवल और केवल इन्हीं से आप, यदि ये चीज आपकी क्लियर है तो हम किसी भी पत्रिका के कम से कम 60% या 55% तक हम फलादेश को समझ सकते हैं
जान सकते हैं। कैसे कैसे वो अभी मैं आपको और क्लियर बता देता हूं। सप्तम भाव हो गया, अष्टम हो गया, नवम। नवम को हम भाग्येश कहते हैं और हमेशा वो शुभ परिणाम देता है, ये पहले ही बात आ गया। अब यहां आ गया उपचय भाव। अब ये चीज आ गई उपचय भाव। अब आप थोड़ा सा फोकस करें, जो मैंने ये चीज बताई है उसमें थोड़ा सा फोकस करें। मैंने अभी आपको बताया जन्म पत्रिका के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले लगन, क्यों? क्योंकि वो केंद्र का और त्रिकोण का मालिक है। दूसरा, यदि हम बात करते हैं तो त्रिसड़ाई में 3 का अंक भी आ रहा है और उपचय भाव भी आ रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि इसमें भी 2 चीज आ रही है। और यदि हम यहां पे आते हैं तो देखो 6 यहां पे भी है, 6 यहां पे भी है, 6 यहां पे भी है। लाइफ का जातक के जीवन के लिए ये जो चीज है जिसको हम कष्ट भाव कहते हैं, छठा भाव कष्टीस कहलाता है, इसको हम कष्टीस कहते हैं। ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो क्यों होता है? अब आप देखें यहां पर 2 ही आ रहा है, यहां पर भी 2 ही आ रहा है, लेकिन यहां 3 जगह इसका रोल आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है उस पर भी अपन थोड़ा सा बात करते हैं, छोटी छोटी सी। यदि यहां इसको कष्टेश कहते हैं, इस भाव को कष्टेश कहते हैं, यदि ये भाव किसी भी जातक का बली हो तो शुभ माना गया है या अशुभ माना गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। यदि छठे भाव में यदि ताकत है, अच्छा है, शुभ है, तो निश्चित रूप से हम किसी भी एग्जाम या कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता का भी भाव है। मैंने बोला था हर भाव के कारतत्वों को भी ध्यान में रखें। यदि हमारे बीमारी हो गई, इसको हम कहते हैं बीमारी लेकिन छोटी, और मैंने यहां पर भी शायद लिखा है बीमारी लेकिन बड़ी। इसमें आकस्मिक भी आती है। तो मैं कहूंगा मान लो मेरे बीमारी हो गई और मेरा छठा भाव पीड़ित है, तो मैं उस बीमारी से लड़ पाऊंगा? नहीं लड़ पाऊंगा। यदि छठा भाव बली है तो निश्चित रूप से मैं उस बीमारी से लड़ पाऊंगा और उस रोग से निजात भी पाऊंगा। एग्जामिनेशन में मैं निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा। यदि किसी भी जातक की पत्रिका में छठे भाव की दशा अंतरदशा आ रही है, भाव अच्छा है, तो किसी भी एग्जाम में यदि एंट्रेंस एग्जाम में यदि बैठेगा तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, यदि भाव बली है तो। उसी प्रकार से मैं फिर बोल देता हूं, ग्रह, नक्षत्र, भाव और राशि सभी चीजों को देख के ही एक फलादेश करना चाहिए। अकेले एक चीज पर कभी भी फलादेश नहीं करें, समझने का प्रयास करें कि हमको फलादेश करना कैसे है, और इन चीजों पर हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं कहूंगा मान लो छठे भाव का मालिक, चलो उसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, अभी थोड़ा सा पहले भावों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर छठे भाव की इंपॉर्टेंसी मैंने आपको बताई कि ये छठे भाव की इंपॉर्टेंसी क्या है। ये त्रिसड़ाय भी है, ये त्रिक भाव भी है और ये उपचय भाव भी है। सप्तम की बात होगी थी, अष्टम की होगी, नवमेश की होगी, और ये दशम और एकादशी, इसको हम उपचय भाव कहते हैं, और इसको हम कहते हैं वैभाव। अब मैं इसकी बात आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम नवमेश जो कि शुभ है। अब बात आती है उपचय भाव, और उपचय भाव और इसको कहते हैं लाभ भाव। अब ये 2 चीज बोलता हूं मैं आपको, इसको मैंने त्रिसड़ाय भाव भी बोला है। इसको मैंने 11 की इंपॉर्टेंस से समझो, 11वें नंबर जहां लिखा है, जहां त्रिसड़ाय भी लिखा है और उपचय में भी, तो इसमें भी इंपॉर्टेंस विशेष आ गई। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें।
जन्म पत्रिका को सीखने का, देखने का नजरिया आपको यहीं से मिलेगा। इसके अंदर भी दो चीजें आ गई। एक भाव को जब पाराशर जी ने दो बार रिपीट करा है या शामिल किया है तो निश्चित रूप से वो चीज इंपॉर्टेंसी हो जाती है। यहां इंपॉर्टेंसी समझने का प्रयास करें आप। उपचय, उपचय यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, तो हम उसको उपचय भाव कहेंगे। यहां पर कोई भी ग्रह आके बैठता है तो निश्चित रूप से उसकी बढ़ोतरी होती है। जैसे मान लो तीसरे भाव का मालिक यहां आके बैठ रहा है तो पराक्रम की बढ़ोतरी होगी, और वो 10वें में बैठा है तो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, पराक्रम की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अब 10वें भाव का मालिक एकादश में चले जाए तो ये भाव का मालिक यहां चलेगा तो निश्चित रूप से उपचय में गया है तो निश्चित रूप से बढ़ोतरी करेगा। यहां का मालिक, मतलब आप ये सोचे कि ग्रह कहां का मालिक है, किस भाव के अंदर जा रहा है, जिस भाव के अंदर जा रहा है वहां से रिलेटेड को, मतलब उसको जोड़ने का प्रयास करें। उसी प्रकार से अब मैं ये कहता हूं एकादशी जो भाव है उसको लाभ भाव भी कहा गया है। दो जगह से उसको यहां पर त्रिसड़ाय में भी जोड़ा है और उपचय भाव में भी जोड़ा है। इस भाव के अंदर, इस बात को मैं थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करें, इस भाव के अंदर जो भी जाएगा, चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, जैसा भी ग्रह हो, जो भी जाएगा वो निश्चित रूप से लाभ देगा ही देगा। यहां उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ग्रह कोई सा भी आ जाओ, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। लेकिन इस भाव का जो स्वामी है, बात को समझने का प्रयास करना, इस भाव का जो स्वामी है वो त्रिसड़ाय है, और त्रिसड़ाय भाव के स्वामी हमेशा पापी होते हैं। इस पर भी ध्यान विशेष रखने की जरूरत है कि कोई भी ग्रह यदि 11वें भाव के अंदर जाता है तो उसके परिणाम हमको शुभ मिलेंगे, उसकी दशा अंतर्दशा में हमको लाभ मिलेगा। लेकिन इस भाव का जो स्वामी है वो त्रिसड़ाय भाव का मालिक है, वो हमेशा पापी होते हैं। यहां पर बोला है 3, 6, 11 त्रिसड़ाय है, वो हमेशा पापी होते हैं। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि अब यहां पर शुभ परिणाम कौन कौन से देंगे, अशुभ परिणाम कौन कौन से देंगे, उस पर अपन चर्चा करते हैं। 1, 5, 9 के स्वामी हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। किसी भी ग्रह या कोई भी ग्रह हो उससे त्रिकोण भाव से या त्रिकोण के मालिक से उनका संबंध बन जाए तो निश्चित रूप से जन्म पत्रिका में हमको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि केंद्र से संबंध बन जाए, मान लो त्रिकोण का संबंध केंद्र से बन जाए तो वो राजयोग भी दिलाता है। अब बात अपन यहां पे करते हैं मारक की। और सबसे पहले, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे चले गया, पहले मैं लगन पे लेता हूं क्योंकि ये वाला चैप्टर अपना रह गया था और इस पर भी एक क्वेश्चन आया था। कुछ लग्नेश 8वें भाव में जाके बैठ गया। ग्रह को देखने का जो तरीका या समझने का तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ छोटा सा, और वो मैं मेरी जितनी मुझे परमपिता परमेश्वर ने जो 1 या 2 बूंद दी है उसके अनुरूप करता हूँ। हो सकता है आप सब मेरे से ज्यादा अधिक नॉलेजेबल हो और ज्यादा जानकार हो। यदि कोई भी ग्रह अपनी राशि में जाएगा या अपने मित्र की राशि में जाएगा तो निश्चित रूप से वो ग्रह शुभ परिणाम देगा और वहां की बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यहां पर मंगल यहाँ का भी मालिक है, यहाँ का भी मालिक है। यदि वो यहां से यहां आके बैठता है तो खुद के भाव में बैठता है तो इस भाव को बलि भी करेगा। दूसरी बात, अब यहां मैं एक चीज और आपसे कह देता हूं, मान लो यही सिस्टम वृश्चिक लगन में आ जाए तो मैं आपसे क्लियर कर देता हूं। यदि वृश्चिक यहाँ पे मंगल की राशि यहां आ जाए और मेष राशि यहां आ जाए तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? तो मैं आपसे ये कहूंगा, ऐसा 2 राशियों में विशेष करके होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर यदि आता है मंगल, मेष राशि यहां है और वृश्चिक राशि यहां पे है, यदि वृश्चिक को मैं यहां रखता हूं तो वृश्चिक राशि लगन में होगी और मेष राशि 6ठे भाव में कष्टेश में होगी।
अब मैं यह देखूंगा कि इस राशि का ये जो दो राशियां हैं, इनमें मूल त्रिकोण राशि जो होगी मंगल की, मूल त्रिकोण जो राशि है मंगल की, वो यहां पर लगन में है, पहली बात। दूसरी बात, यदि वृश्चिक राशि को मैं लगन बनाता हूं तो जो मूल त्रिकोण राशि है वो कष्ट इसमें आ जाएगी। वृश्चिक लगन में मंगल की मेष राशि कष्ट भाव में आएगी। तो पहली बात तो ये कि स्पष्ट कहा गया है कि ज्योतिष में कि ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है उसका फल जातक को अधिक मिलेगा। मूल त्रिकोण राशि का फल जातक को अधिक मिलेगा। अब मैं यहां पर ये बोलता हूं कि यहां मंगल का फल शुभ होना चाहिए, लेकिन वो अष्टम में चले गया तो क्या उसके बीमारी नहीं देगा, या इसको आयु का भाव कहते हैं, या यहाँ पर आज तक में दुर्घटना नहीं देगा, क्योंकि वो मंगल है तो मंगल के भी कुछ कारतत्व हैं तो दुर्घटना नहीं देगा। तो मैं यहाँ ये कहूंगा, यदि इस लग्नेश का संबंध, यहां पर लग्नेश का संबंध यदि शुभ ग्रह से हो गया, मान लो गुरु देख लेता है, शुक्र देख लेता है, या किसी प्रकार से गुरु दूसरे में हो, या 12वें भाव में हो, चौथे भाव में हो, तो निश्चित रूप से गुरु यहां से पंचम दृष्टि से, यहां से सप्तम दृष्टि से, यहां से नवम दृष्टि से यदि उसको देख लेता है तो वो शुभ परिणाम ही देगा और आयु की वृद्धि करेगा। इसलिए मेरे कुछ साथियों को कुछ संशय था कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। मेरे एक साथी की पत्रिका में थी, वो बड़े बेचैन हो रहे थे, तो मैं विशेष, यदि मैंने ये जो आज की मैं वीडियो बनाता हूं, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं। ये आज की जो वीडियो है कि मैंने ये बनाई क्यों और ये चीज पर मैंने फोकस क्यों किया। तो मैं ये कहता हूं, लग्नेश यदि ग्रह कोई भी हो, चाहे वो लग्नेश हो चाहे कहीं का भी हो, यदि उनका शुभ भावों से प्रभाव, शुभ ग्रहों से यदि संबंध बनता है तो उसके परिणाम शुभ मिलेंगे। उसमें ध्यान रखना है, सबसे पहली बात क्या है, वो या तो अपनी खुद की राशि में हो पहली बात, या मित्र की राशि में हो, या शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा हो, या केंद्र त्रिकोण भाव से वो संबंध बना रहा हो, तो निश्चित रूप से उसको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनायास कभी भी टेंशन नहीं करनी चाहिए कि लग्नेश अष्टम में चले गया तो ये खराब हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या मेरी आयु कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप उस पर थोड़ा सा गहराई से सोचने का प्रयास करें कि कभी कोई भी ग्रह यदि खुद की भाव में गया है, खुद की राशि में गया है, या मित्र ग्रह से या शुभ ग्रह से वो देख रहा है उसको, तो निश्चित रूप से उसको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि ऐसी कोई परिस्थिति भी आएगी तो निश्चित रूप से उसको सपोर्ट मिलेगा, इन परिस्थितियों से उसको आगे भी वो अपने जीवन को सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है अपनी द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को, इनको मारक कहा गया है। देखो, पाराशर जी ने मारक खंड अलग लिखा है। हमेशा कोई भी ग्रह मारक नहीं होता, कोई भी ग्रह मारक नहीं होता। उनको हम क्या, इनको जब केंद्र भाव में सम्मिलित किया गया है, तो क्या ये केंद्र का इसका संबंध मान लो त्रिकोण से बन जाएगा तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि कभी भी किसी भी आदमी को केवल ये देख करके अपन बोल दें कि ये तो दूसरे भाव का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है, मार्केश, ये तो मारक है, मार्केश करेगा, वो आदमी घबरा जाएगा। हमें कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए। मारक खंड अलग ही लिखा है, उसको एक बार आप पढ़ें और देखें। मैं यहां ये कहूंगा कि मान लो सपोज करो, यदि ये द्वितीय भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक मारक है, बात ठीक है, कहा है, मानते हैं, और
उसी के अनुरूप फल भी मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा ये मारक नहीं है, मारक है, लेकिन वो मारक खंड आएगा तब उसका फल करेंगे। अभी आप चाहो कि तुरंत ही मेरे हाथ बच्चे का जन्म हुआ, उसके इसका दशांतर दशा गिर, हम ये कह दें कि ये मार की इसकी दशा है तो या मरेगा, या कुछ इस प्रकार के हमको शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं ये कहता हूं यदि सप्तमेश का संबंध यदि पंचमेश से हो जाए, नवमेश से हो जाए, तो क्या उसको राजयोग नहीं मिलेगा? मिलेगा। यदि द्वितीयेश का संबंध, मान लो द्वितीयेश का संबंध नवम से हो जाए, द्वितीयेश का संबंध नवम से हो जाए, ठीक है, ये मारक है, मान लिया मैंने, लेकिन द्वितीयेश का संबंध यदि नवम भाव से हो जाए, इसके स्वामी से हो जाए, या 11वें भाव से हो जाए, 11वें भाव के स्वामी से हो जाए, तो क्या धनयोग नहीं बनेगा? क्या उसको धन नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसलिए मैं आपसे फिर कह देता हूं, कभी भी ज्योतिष को देखकर घबराना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए और समझ के हमको फलादेश करना चाहिए। कभी भी हमको दूसरे व्यक्ति को कभी भी कोई भी बात बोले तो उसमें सोच समझ कर और फलादेश करें। मैं एक एक भाव के बारे में इसीलिए बता रहा हूं कि ऐसा है तो क्या हो गया, ऐसा हो तो क्या होगा। जो हमारे ये जितना, क्योंकि हम ध्यान कुछ नेगेटिव चीजों पर ज्यादा देते हैं, पॉजिटिव पर कम देते हैं, तो मैं कहता हूं यहाँ पॉजिटिव भी रिजल्ट देने में सक्षम है शुक्र। मैंने बोला कि यदि शुक्र का संबंध त्रिकोण से बन गया तो राजयोग, यदि शुक्र का संबंध नवमेश से बन गया या एकादशी से बन गया तो निश्चित रूप से, चाहे वो कहीं पे भी बन जाओ पत्रिका में, लेकिन इन भावों में कहीं पे भी बनेगा तो धन के मामले में उसको परिपूर्णता मिलेगी। अब मैं ये कहूं कि हाँ, अब बात आती है कि त्रिसड़ाय का, त्रिक भाव का, उपचय भाव का। उपचय का मैंने बोला किसी भी भाव के स्वामी यदि उपचय भाव के अंदर गया है तो बढ़ोतरी करेगा, वृद्धि करेगा ही करेगा। अब मैं समझता हूं कि मैंने आपका त्रिकोण और केंद्र, मारक और उपचय भाव, इन पर मैंने आपको बताया। जैसे अब ये कहता हूं मैं त्रिक भाव और त्रिसड़ाय भाव, ये क्या चीज है? मैंने अभी आपको बताया त्रिसड़ाय भाव या त्रिक भाव के मालिक हमेशा पापी होते हैं, इनके शुभ परिणाम हमको नहीं मिलते। यहां पर शनि जो है, मैं यहां तक तो आ गया था, यहां पर रुक गया और यहां पर भी अपनी बात यहां तक थी। मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूं, फिर आपसे इस बारे में बातचीत करूंगा। अब मैं यहां कहूंगा गुरु की एक राशि त्रिकोण में है, नवम भाव के अंदर, और एक राशि वैभाव के अंदर। अब यहां जो होगा, गुरु 2 भावों का स्वामी है, और ऐसा कहा गया है कि जब भी ग्रह 2 भावों का स्वामी हो, जिसमें एक भाव मान लो न्यूट्रल हो या सम हो, तो वो निश्चित रूप से अपनी जो दूसरी जहां पर उसकी राशि है उसके अनुरूप ही फल देगा। अब मैं ये कहूंगा यहां जो गुरु फल देगा वो अपने संबंध यहां से ज्यादा क्रिएट करेगा, लेकिन यदि वो जहां बैठेगा, जिसकी क्योंकि वो न्यूट्रल है, जो कोई भी व्यक्ति एक समभाव में है, यदि वो गलत संगति में पड़ गया तो निश्चित रूप से उसके परिणाम गलत होंगे, यदि वो शुभ संगति में पड़ गया तो उसके परिणाम शुभ होंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ गुरु का जो फल मानेंगे, मान लो गुरु किसी भी शुभ संबंध में है तो उसके हमको शुभ परिणाम अधिक कहेंगे, क्योंकि वो इस पत्रिका का भाग्येश भी है। नवमेश को सबसे बली त्रिकोण भाव माना गया है, दशम को और एकादशी, जिसमें से दशम को केंद्र का सबसे बली माना है। मैं फिर एक बात क्लियर कर देता हूं, त्रिकोण में सबसे बली नवम को बोला है और केंद्र के अंदर सबसे बली दशम भाव को बोला है। दशम भाव से हम हमारी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हमारा कैरियर, वो हम यहां से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ ये कह रहा था कि यदि छठे भाव का मालिक, अब आप समझना, मैंने प्रतियोगिता की बात करी थी, यदि छठे भाव का मालिक दशम भाव में चले गया तो निश्चित रूप से, अब देखो ये जो छठा भाव है वो त्रिसड़ाय भी है, त्रिक भी है, लेकिन यहां का भी मालिक यदि उपचय में गया तो निश्चित रूप से पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा।
ये मेरा आपको समझाने का एक तरीका था कि छठे भाव से घबराओ मत, डरो मत। छठे भाव का मालिक निश्चित रूप से हमारे बीमारी में, शत्रुओं में, प्रतियोगिता परीक्षा में और ऋण से निजात दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम रहता है। तो मेरा यहाँ पर ये जो आपको बताने का, समझाने का जो तरीका था वो मैं भावों के अनुरूप बता रहा हूं। यहां तक मैं आ गया था और ये दो भाव और रह रहे हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में ले जाऊंगा। ये उपचय भाव है। यहां ये त्रिसड़ाय भी है। त्रिसड़ाय भाव का मालिक हमेशा पापी होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि इनका संबंध किसी भी प्रकार से अन्य भावों के साथ बन जाता है, मैं पहले बोल चुका हूं, त्रिक भाव का, त्रिसड़ाय भाव का संबंध किसी भी प्रकार से, त्रिक भाव का, त्रिसड़ाय भाव का, यदि त्रिसड़ाय भाव और त्रिक भाव इनका संबंध किसी भी अन्य भाव से बने, वहां पर ये निश्चित रूप से उनके कार्य तत्वों की हानि करेंगे और शुभ ग्रह भी यदि यहां जाके बैठ जाएंगे तो उनकी भी शुभता को ये खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनको शुभ परिणाम नहीं देने देते। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और जब भी पत्रिका देखें सबसे पहले आप नोट करें कि छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव और जो त्रिसड़ाय भाव है उनका विशेष ध्यान रखें और उनके लिए हमेशा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करके रखें कि ये पापी ग्रह हैं। जहां जाके बैठेंगे, जिस भाव के अंदर जाके बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ जाके बैठेंगे, उनके कार्य तत्वों की हानि करेंगे ही करेंगे। तो इसका भी आप ध्यान रखना। अब बात ये आ जाएगी कि ये यदि इतने खराब भाव हैं और इस प्रकार से हानि करेंगे तो फिर आदमी, अभी तो आप कह रहे थे कि प्रतियोगिता परीक्षा में पास करवाएंगे, तो मैं ये कहूंगा इनमें भी एक पाराशर जी ने ये चीज स्पष्ट करके बताई है कि यदि त्रिक भाव का मालिक या त्रिसड़ाय भाव का मालिक यदि त्रिक सड़ाय भाव में ही बैठे, त्रिक भाव में ही बैठे या उपचय भाव में बैठे तो निश्चित रूप से उसके फल को उनको अच्छा ही कहना चाहिए। मैं फिर बोल देता हूं, यदि 3, 6, 8 भाव का मालिक, 12वें भाव का मालिक 3, 6, 8 या 12वें में ही जाके बैठे तो उसके हमको शुभ परिणाम मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है परिस्थितियां थोड़ी सी विकट या विपरीत आके खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनसे लड़के भिड़के गेन जरूर मिलेगा, उनसे लड़के भिड़के हमें सफलता मिलेगी। मैं ये कहूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो पापी हैं उनके लिए एक बात है, ये 12वें भाव की भी मैं बात करूंगा। ये अभी जो बात आ रही 3, 6, 8, 11, 10 और 11, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये भावों के स्वामी यदि एक दूसरे के भाव में जाके बैठ जाएं या इन्हीं भाव में जाके बैठ जाएं या और पीड़ित हो जाएं तो निश्चित रूप से उस जगह उनके शुभ परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। अब मैं कहूंगा यहाँ 12वें भाव का, यदि हम जैसे 12वें भाव से हम अभी बातचीत नहीं की, 12वें भाव पर मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूं। 12वें भाव व्यय का है, इसको व्यय भाव कहा गया है। अब जो 12वां भाव है व्यय किस चीज का व्यय, इस जगह में एक बात कहूंगा, यदि इस भाव का मालिक, जो भी कोई राशि है, इस भाव का मालिक जहां जाके बैठे उसी चीज का दिल से, दिमाग से व्यय करना शुरू कर दे, उसको निकालना शुरू कर दे, तो ये भी शुभ परिणाम देना उसका शुरू कर देंगे। तो जब भी हम पत्रिका को देखें, छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ आज बताने का प्रयास किया और कोशिश की है कि आपको सबको मैं समझा पाऊं। यदि फिर भी आपको मेरी किसी भी बात में कोई शंका हो या आप मेरा भी ज्ञान वर्धन कर सकें या मैंने आपका ज्ञान वर्धन किया हो, तो आप कृपया मेरे को कमेंट्स करें और थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपका सहयोग मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय श्री।